ये खुद ही दिल्ली में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपसे एक बार इंट्रैक्शन कराऊं कि आपको भी लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन बंदा लिटरली स्ट्रगल करके सेलेक्ट हुआ है। तो इनसे बेटर एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि इन्होंने पढ़ा कैसे क्या किया है, ठीक है। मैं इनको बुलाता हूँ, एक बार बात कर लो सर, प्लीज। बोल सकते हो, देख लो कंफर्टेबल हो तो, लेकिन आवाज नहीं आएगी। ठीक है, सुनो नहीं लग रहा, नहीं कर लो। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे सब लोग? सर से इतनी तारीफ सुनकर लगा कि मेरी तारीफ हो रही है, सर थोड़ी ज़्यादा तारीफ है। चलिए, तो कितने लोग ये 17 वाला दे रहे हैं पेपर? 10 दिन बाद हुआ मैक्सिमम दे रहे हैं ना, बाकी 18 की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन होगी सबकी, कुछ प्लेसेस होने के लिए हैं। शुरू में जब हम आते हैं तो हमको लगता है कि सब लोग दिल्ली से नहीं होते, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, तो सब छोड़ छाड़ के आते हैं। कुछ लोग पैसे भी कहीं से लेके आते हैं, तो हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं स्टार्टिंग में आते, तो हमें लगता है कि ये पौधे की तरह हैं, कुछ हमें फल मिल जाएगा इनसे। बट जब हम थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, कुछ समय निकल जाता है, तो लगता है नहीं ये पौधे नहीं थे, ये लोग तो पेड़ थे जिनकी छाँव में भी थे रहे हम, और फल भी देते रहे। तो सर उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ऑल थ्रू बहुत हेल्प करी, ठीक है। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा, जो आपने तालीम मेरे बजाई थी सर के लिए बजा दो। क्योंकि अगर हम अपने पास को कोई भी कंट्री भी, हम भी कोई कंट्री से अगर अपने पास को भूल जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी सब बोलते नहीं कल्चर के ऊपर, तो कल्चर को क्यों बोलते हैं? अगर हम अपनी हिस्ट्री भूल जाएं कि पहले क्या हुआ, तो हम अपने फ्यूचर को कभी भी अच्छी तरीके से शेप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कोई हमने गलती करी पहले, हमारी कंट्री ने करी, हमने करी, अगर हम वो दोहराते चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसे ही हमें अपने जो गुरु हैं उनका भी बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। तो क्योंकि अब 10 दिन ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, तो इट विल बी अ वेरी डेमोक्रेटिक सेशन। आप जो पूछना चाहें पूछ लें, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, 100-150 लोग ही होंगे, तो जो भी पूछना चाहें आप पूछ लीजिए, ठीक है। और पहले बता दीजिए कुछ दिल में डाउट है या मैं जो सोच के आया हूँ शुरू करूँ, या कुछ ऐसी कोई चीज़ जिस स्पेसिफिकली जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? मेरे मार्क्स कितने थे? मैंने 2014 में जब दिया था, पहला अटेम्प्ट था, उसी में ज्वाइन कर दिया था। ईयर 1 में 123 थे, इस बार के हिसाब से मत दीजिएगा, उस बार ठीक काफ़ी सही मार्क्स थे 123। ईयर 2 में मैथ्स में मेरे थे 172 और इंग्लिश में 170, इंग्लिश में 171, मैथ्स में 172। तो उस समय इंटरव्यू था, इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए, तो टोटल मेरी रैंक जो 1211 थी। तो हाँ, कुछ चीज़ें ये थी कि मेरी रैंक जो थी वो 1211 थी। कुछ गलतियाँ मैंने करी, अगर वो नहीं करता तो शायद वो ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। शुरू किया था तब तो नहीं सोचा था कि सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्यों ऐसे में कुछ लोग मिलते हैं सिलेक्शन में कहते हैं कि हाँ बहुत इजी पेपर है, इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। इतना इजी होता तो हर बंदा कर रहा होता, ठीक है। तो फैज़ अहमद, फैज़ साहब को जानते हैं? कोई जानता है? नाम सुना है? कौन है? पोएट हैं, उर्दू के बहुत बड़े पोएट हैं, पर्शियन में लिखा करते थे, अब नहीं रहे। तो उनका एक शेर है, उससे शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा डीप है। कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो समझे? देखिए दूसरी लाइन में फोकस करते हैं, ठीक है। नहीं मजाक करने के लिए नहीं, ठीक है। रियलिटी में मतलब कुछ बहुत डीप है ये। थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि एसएससी के पर्सपेक्टिव में बड़ा फिट बैठता है ये। दूसरे लाइन में फोकस करते हैं कि इश्क को काम समझते थे, इश्क को काम समझते थे। जैसे इश्क है जो हमारी वाली जनरेशन है, वो इश्क को जनरल अगर मैं इश्क बोलूँ, मोहब्बत बोलूँ, तो फ्लर्टिंग से इक्वेट कर दी जाती है। बट जो वो कहना चाहता है कि इश्क को काम समझते थे, वो उसमें पैशन है उनका कि भाई वो जो बंदे हैं, जो लोग कैटेगरी के हैं, जो इश्क भी करते हैं ना, पूरी शिद्दत के साथ इश्क करते हैं, पूरा इन्वॉल्व होकर करते हैं।
हम लोग जो करते हैं वो प्लेजर के लिए इश्क करते हैं, वो हैप्पीनेस वाला है। इश्क में प्लेजर नहीं होता, इसमें हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस एवर रहती है, हैप्पीनेस डिप नहीं करती कभी। हैप्पीनेस आप हैप्पी हो तो हैप्पी हो, कोई कारण नहीं चाहिए आपको हैप्पी होने के। प्लेजर के जरूर कारण चाहिए कि भाई हाँ उतने की हाई ही वेरी हाई, पी के हाई हो जाता है आदमी, ठीक है, तो हमें उससे प्लेजर मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, जो इश्क भी करते हैं पैशन के साथ इश्क करते हैं। तीसरी लाइन पे आते हैं कि काम को आशिकी समझते थे। काम को आशिकी मतलब जब वो काम करते थे तो उसी पैशन उसी डेडिकेशन के साथ काम भी करते थे जिस डेडिकेशन के साथ इश्क करते थे। तो अगर ये चीज हमारे में आ गई, बस फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हमारे लिए कोई नहीं लगेगा कि यार एसएससी क्या है, कुछ नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेडिकेशन होनी चाहिए। अब किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कह रहा, ठीक है मैं भी इसमें था बट आगे निकल के बढ़ गई थी तो ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम आते हैं नए नए आए दिल्ली में, तो दिल्ली का एक अलग ही सुरूर होता है भाई। तब मुनीर का जगह भी ऐसी बड़ी मायावी टाइप की जगह है, यहाँ आते ही हौसला लोग पार्क चले जाते हैं, हौसला विलेज है, ठीक है। मेरे को एक मेरा दोस्त मुझे याद है, मुझे कह रहा है कि संचित लेट्स गो समवेयर। मैंने कहा कहाँ चलना है, कह रहा लेट्स गो टू सोशल। मैंने कहा व्हाट इज सोशल, मुझे लगा सोशल में सोशल नेटवर्किंग साइट क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स गो टू सोशल, यू डोंट नो व्हाट इज सोशल। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज सोशल। तो कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का टाइप है हॉस्टार विलेज में, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई आप जाओ, हमें भी जो काम कर रहे हैं कर ले दो। तो चाहे ये सब चीज़ें हो, छोटी सी चीज़ है, आप रूम पे रहते हैं, चाय पीने आए, क्लास खत्म हुई चाय पी रहे हैं, 1 घंटा चाय पी रहे हैं, छुट्टा मारा तो लगे ही गए हैं, ठीक है। ये सब काम नहीं है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी कभी। जो इश्क वाली डेडिकेशन है ना, यहाँ गया तो कर चुके होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो डेडिकेशन जो है, वो हिम्मत जो है वो चाहिए। जब वो डेडिकेशन अंदर से आ जाएगी ना तब बात बन जाएगी। कुछ लोग शायद आपने यूट्यूब पे मेरे को सेशन देखे होंगे, देखे किसी ने? ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा आपने देखे, चलो एक तो मिल गया, ठीक है बेइज्जती हो रही है, ठीक है। नहीं तो कुछ सेशन आप देखे तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो डेडिकेशन, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है मिल जाती है, मैं खुद देख के मोटिवेशन मिलता हूँ, कभी कि मैंने ही कहा था क्या। बट पॉइंट इज ऐसे मोटिवेशन 1-2 दिन चलती है। आपने भी देखा होगा किसी ने कुछ कहा कि यार अरे यार मैं बहुत मोटिवेट हूँ, आज जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट वो डिप होती चली जाती है। वो ग्राफ जो है ना, फिर पहले ऐसे चलता है फिर वो नीचे आ जाता है। इसका कारण ये है कि हमारी मोटिवेशन जो है एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। हमने कोई चीज़ इंटरनलाइज नहीं कर रखी। क्या मतलब कि भाई पापा ने कैसे एसएससी पढ़ लो तो आगे पढ़ने के लिए, मैं भी उनमें से, ठीक है। तो अब भाई पापा ने बोला इसलिए आ गए, ये मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए आ गए, ये मेरी गर्लफ्रेंड आ गई तो मैं भी आ गया, ऐसे नहीं होता। आप सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कोई गोल के साथ है ना, हम कुछ भी कोई काम करते हैं कोई गोल के साथ करते हैं। तो मेरा गोल है कि मैं इंस्पेक्टर बनने आया हूँ, मेरा गोल है कि मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने आया हूँ, मेरा गोल है मुझे सीबीआई में जाना है, एग्जामिनर बनना है, या कहीं भी मुझे दिल्ली में जॉब लेनी है, एक डिसेंट गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जब वो गोल हमारे सामने होगा ना तो मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन लाइफ कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, किसी एग्जाम के लिए नहीं, इन जनरल में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग मैरिड हैं, कोई लोग हैं मैरिड यहाँ पे, बहुत लोग को उठाई कर हाँ ये टाइम कोई बात नहीं। जैसे कि कोई जो सिलेक्शन के बाद तो फिर हमारे जो भी दोस्त हैं लोग बता रहे कि घर सबकी शादी हो रही है, अभी जो ग्वालियर में उनकी शादी हुई, ठीक है। तो अब जैसे आप देखिए अपने पार्टनर के लिए कुछ करना है तो क्या मोटिवेशन चाहिए, क्या आपको कोई बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आपको मोटिवेशन चाहिए अपने पार्टनर के लिए कुछ करने के लिए, क्या अपने बच्चों में करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए? इंटरनल है ना, कोई आपको वीडियो नहीं देगी, वीडियो देखिए चलो अभी अपने बच्चों के लिए ऐसा करो, ऐसा नहीं होता करो। अपने पेरेंट्स के साथ आपने देखा होगा, तो वो मोटिवेशन इंटरनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। बाकी कुछ छोटी टिप्स हैं, 10 दिन बचे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं बता सकता आपको। कारण ये कि हर बंदी की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, ठीक है। तो बस इन शॉर्ट ये कि जब पेपर देने जाएं उससे पहले कुछ चीज़ें देखें। एक तो ये जब जो भी सेंटर अभी आ जाएगा तो सेंटर पहले देख आएँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जनरली गूगल मैप्स पे देख लेते हैं। मैं कई बार पेपर देने गया हूँ, बहुत पेपर दिए हैं 12th के बाद, तो क्या होता है कि देखिए कि फलाने मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, ठीक है। और दिल्ली में ऐसे मेरे साथ में इतनी बार हो चुका कि मैं उतर के देख लूँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिल रही जाने के, बाई चांस बारिश और होगी तो रिक्शा वाला भी कह रहा है कि नहीं भाई साहब हाँ इतनी दूर है 50 रुपये लगेगी, बस 50 रुपये की नहीं है बट वो 10 का 50 ले रहा है। चलते चलते ना वो रिक्शा में टेंशन होने लगती है, क्योंकि आप प्लान करके आए थे ऑटो में जाऊँगा और वो देर भी हो गई, तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है। जो प्रेशर जब बिल्डअप हो जाता है ना, पर एग्जाम में नहीं करता होगा, एग्जाम का अपना प्रेशर होता है, कोई कितना कहे टेंशन मत लो, मैं भी कहूँ टेंशन मत लो काम लो, बट वो बात नहीं होती, एग्जाम का टेंशन अपना होता ही है।
क्योंकि आपने 1 साल मेहनत करी, 6 महीने मेहनत करी है, 2 साल मेहनत करी है, तो वो होता है कि भाई कुछ स्टेक पे है, ठीक है, कुछ स्टेक पे है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कुछ आपका स्टेक पे है, ठीक है, तो वहाँ टेंशन रहती है। तो जो भी है, जो सेंटर आपका आ जाए, एक बार समय निकाल के देख आए पहले कि भाई ये सेंटर है, कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से अब 10 दिन बचे हैं, तो अभी लोग आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बताइए, क्या कर रहे हैं? किरण से और नोट्स से और प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ठीक है, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, सही है। बट मेरा मानना यह है कि आप पढ़ने का समय चला गया, अब मॉक टेस्ट का समय है। प्रीवियस ईयर जो बोल रहे हैं, किरण जो बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट का समय है, 10 दिन बचे हैं, अब कुछ भी नया ना पढ़ें, ठीक है, 10 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ा जा सकता। आपको ना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ पार करनी है, 150 लाने हैं, 100 लाने हैं, जितना भी जिस लेवल पे भी आप खड़े हैं ना, वो स्कोर मैक्सिमाइज करना है। स्कोर मैक्सिमाइज मॉक टेस्ट से होता है, 100% मॉक टेस्ट से स्कोर मैक्सिमाइज हो जाता है। कैसे? वो महाभारत नहीं चलते आप, महाभारत वो एक तीर चलाया, गया लगा। अब मैं महाभारत के खड़ों में लड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब कौन सा तीर निकालूं भाई, अब ये वाला निकालूं या ब्रह्मास्त्र निकालूं, कौन सा निकालूं, इतने में तो लग जाता है तीर, खत्म हो गया। वो धीरे धीरे जाए तब भी लग जाएगा, ठीक है। तो सारे तीर आपको पता होनी चाहिए कि अब मॉक टेस्ट से क्या होता है। मॉक टेस्ट में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है अपने पास, मान लो मेरे जीएस बड़ा खराब है, ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं ढंग से कभी, क्लास स्कूल में कोई नहीं पढ़ा स्कूल में ढंग से, ठीक है, मेरा जीएस खराब है। अब आप ये सोचें कि जीएस का नंबर मैं मैथ्स का कवर कर लूँगा, इंग्लिश में कवर कर लूँगी, ये ऐसा कुछ भी ना सोचे, कवर कहीं कुछ नहीं करना, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। जीएस है तो जैसे जीएस के लिए 3-4 टॉपिक आप किरण अगर ले रखे हो, तो किरण ने पहले लिखा हुआ है पिछले सालों में कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम सवाल आए हैं। आप देखेंगे तो साइंस से काफ़ी सवाल आए हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे बहुत सवाल आए हैं, पॉलिटी से बहुत सवाल आए हैं। एसएससी की जीएस जो है बहुत फैक्ट ओरिएंटेड, आप लोगों को पढ़ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि फैक्ट ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खुद समझ लें, बात अलग है। बहुत लोगों को जानता हूँ जो एमएससी हैं साइंस के सब्जेक्ट में, बायो और मैथ्स में, वहाँ सवाल नहीं कर पाते। सोचिए एमएससी कर रखी है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ जब हम पढ़ रहे डीयू में या कहीं पे, हमारा जो फोकस होता है वो समझने जो होता है, सब्जेक्ट को समझने होता है। एसएससी में कुछ सब्जेक्ट नहीं समझता, एसएससी में नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक्स को फोकस करें लास्ट दिनों में, मॉक टेस्ट तो खरीद है, उसके अलावा इन 4 टॉपिक से फोकस करें। जो आपकी क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स कहते हैं, जो क्लास नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। कितने होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी मुश्किल से 120 पेज होंगे, इन 20 पेज को 3 बार पढ़ लें। ट्यूशन जाके अब ना पढ़ें 10 दिन में, ठीक है। बस अगर ट्यूशन से तैयारी कर रखी है, अंडरलाइन कर रखे हैं, नोट्स बना रखे, तो बात अलग है। आपका जो भी प्राइमरी सोर्स था, उस सोर्स को 3 बार रिवाइज कर लें, इन 4 टॉपिक्स पे मिनिमम, इन 4 टॉपिक्स पे मिनिमम। बाकी मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दें, बट बाकी से मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी मेरी तैयारी थी मुश्किल हो जाता है अगर सवाल जैसे आता है। फिर इकोनॉमिक्स का मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लास्ट में थोड़ा पढ़ के गया, जो पढ़ के गया उसमें कुछ भी नहीं आया। तो मुझे था कि ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो आएगा ही क्या। तो सवाल कुछ ऐसे थे कि पढ़ लेगा तो मेरे पढ़ ले तो नहीं पढ़ने, इलास्टिसिटी डिमांड कर तो मेरे पढ़ ले नहीं पढ़ने। तो ठीक है, मुझे पता था कि मेरी में से छोड़ 5 नंबर छोड़ के वैसे कौन से पूरे 100 में से 100 सवाल करने हैं, ठीक है। तो इस समय पे इन 4 टॉपिक्स पे फोकस करें, मल्टीपल टाइम नोट्स पढ़ें, फिर टाइम पर टाइम है अगर आपके पास बाकी सब्जेक्ट रिवाइज कर रखे हैं तो किरण चैप्टर वाइज जो है इन 4 टॉपिक्स पे एक बार सवाल रीड कर लें। ऐसा ना करें कि पहले देख लें इसका आंसर क्या है, इसका ऐसा नहीं। आंसर की शीट जो होती है फोटोकॉपी कराएं, सब टिक कर लें और एक बार पढ़ जाएं, आंखों से निकाल जाए, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। कभी केबीसी सबने देखा होगा, बहुत आगे चले जाते हैं, जो सवाल तक आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग अगर कहते हैं कि हाँ आंसर मुझे ये लग रहा है, क्विट कर जाते हैं, आंसर बोलते हैं ए ही होता है आंसर, होता नहीं होता ऐसा। वो क्यों होता है? उसको ये नहीं पता कि ये आंसर क्यों है। क्यों? जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, 6 महीने में तैयारी करी, हम बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने हार्ड डिस्क में फीड कर लेते हैं, फीड हो जाता है, तो कुछ रैम में रह जाता है, कुछ रॉम में चले जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है। जब पेपर दे रहे होते हैं, पूरी एनर्जी हमारे साथ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो कहीं हमें वो क्लिक करता है यार ये पढ़ा था कहीं पे, क्यों हमें पता नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट हाँ होना यही चाहिए। तो वो दिमाग आपको पेपर में आंसर करता है और उसका आप नतीजा दे सकते हैं मॉक टेस्ट में। अगर मॉक टेस्ट करेंगे उसका नतीजा मिलेगा आपको। तो अगर समय मिलता है तो इन 4 की किरण से एक बार क्वेश्चन फटाफट पढ़ जाएं, सोच के नहीं टिक करके फिर पढ़ जाएं। नेक्स्ट ले लेते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में एक लोग बहुत बनाती, किसी से पूछो कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, कह रहा है रीजनिंग बहुत अच्छा है, 3 महीने की तैयारी करता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, रीजनिंग बहुत अच्छा है।
मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। रीजनिंग तब आपका अच्छा होता, ये जो है खुश मिजाजी है, ठीक है। गाली भी आती, गाली कौन है गाली? यही पड़ोस में रहते, चांदनी चौक में रहते, पुरानी दिल्ली रहते, अपने पड़ोसी ज़्यादा नहीं, ठीक है, दूर दिया जाता। तो उन्होंने कहा था कि दिल को खुश रखने को गाली ख्याल अच्छा है। आप अपने खुश फहमी में रहिए, रीजनिंग बहुत अच्छी है। किसी से पूछो कि हाँ भाई, मेरी फ्रेंड उससे पूछा, बोल रही थी बहुत रीजनिंग अच्छी है। मैंने कहा अच्छा कहाँ पर? तो सारे सवाल कर ले, तो कहती हाँ मैक्सिमम सारे सवाल लगा लेती हूँ। कहाँ लगा ले? तो घर पर बैठ के लगा लेती हूँ। घर पर बैठ के तो किसी बच्चे को भी दे दो, 10वीं के अच्छे बच्चों को मैथ्स बहुत सारे सवाल लगा लेंगे। घर पर लगाने का मतलब नहीं है। आप एग्जाम के एनवायरमेंट में बैठ के एक टाइम लिमिट फिक्स करके कि भाई अगर मेरे पास 60 मिनट्स हैं, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मान लो रीजनिंग को 12 या 13 मिनट दिए हैं, तो क्या 13 मिनट में कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इस 13 को मैं 33 मिनट में ले जा रहा हूँ तो क्या फायदा हो उस चीज़ का? रीजनिंग में हमारा गोल ये होना चाहिए, इन जनरल देखो सीधी बात है, इंग्लिश और मैथ्स हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल रीजनिंग हमारी ठीक होती है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि मैथ्स वो टाइम बचा के कुछ इंग्लिश और मैथ्स में डाल दें। इंग्लिश में इतना नहीं, मैथ्स में समय चाहिए होता है। मैथ्स में क्योंकि हमने हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होती ज़्यादा, अगर करी है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम तौर पर सबने नहीं करी होती, तो हमें वहाँ टाइम चाहिए होता है। सवाल आता होता है, कितनी बार होगा कि हमने सवाल छोड़, कितनों के साथ होता है, नहीं होता कि सवाल छोड़ आता था, छोड़ के समय नहीं था। मैथ्स के होता है ऐसे बहुत सवाल, क्योंकि पढ़ते लगाते समय लग जाता है, 1 मिनट 2 मिनट भी लग जाता है, कभी बार होता है कि 3 मिनट लग जाए, सवाल ही नहीं निकला, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है उससे। तो इसलिए रीजनिंग में जो है प्रैक्टिस दिखी। अब मैं ये नहीं कह रहा, वैसे तो मैं 4-5 टॉपिक सोच के आया था कि कौन कौन से आपको कर लेने चाहिए किरण में से, बट अब समय नहीं है, किरण में सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या करें, कोई भी टेस्ट पेपर खरीद लें, मतलब आपके पास 20 सेट इजी और 20 सेट टफ होने चाहिए। कुछ पेपर मैंने केटी के देखे हैं, थोड़े से लेवल का ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ठीक है, तो किरण के पेपर उठा लें। किरण पेपर अभी दरअसल कितने पेपर हैं किरण के? 25, तो 25 पेपर हैं, 25 पेपर लें। और अब मैं आपको टारगेट दे दें कि मुझे 25 पेपर 10 दिन के साथ आप 5 दिन लगे हैं आपको टारगेट कि 25 नहीं तो 20 पेपर करें, कि मुझे 20 पेपर करते जाने, ठीक है। और क्या करें, जैसे कि दिन में 3 पेपर कर, दिन में 4 पेपर कर रहे हैं, तो 3 किरण से कर रहे हैं, 1 केटी से कर रहे हैं, मतलब 3। देखो पेपर जो आता है ना, किरण के पैटर्न दिया आता है, देखो इंस्टीट्यूट है, टफ क्वेश्चन तो देगा ही, क्यों आपको लिमिट जो पुश करवानी है, लिमिट पुश नहीं करवानी है, ठीक है। कुछ ऐसे टफ सवाल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि भाई मेरे से तो वही नहीं, रख के कर लीजिए ना, ठीक है। तो टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस समय पे कुछ सवाल टफ लग रहे हैं मैथ्स में, स्किप दें, छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए, क्योंकि इस समय पे देखो जीएस के सवाल ऐसे हैं कि अगर नहीं आते या गलत हो गए, पढ़ लिया, समझ गए, ठीक है। अगर 25 सवाल हैं तो ज़्यादा दिमाग थोड़ा ना लगाना है कि भाई फलाना का मरा, फलाना का वॉर कौन सी क्या हुआ, पढ़ लिया, समझ गए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि समझ नहीं आने वाला। रीजनिंग में भी आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे हो जाएगा, इंग्लिश में भी मैक्सिमम सवाल आपको समझ आ जाएंगे। हो सकता है कुछ ग्रामर का आपको लग रहा हो कि मैंने तो रूल ये पढ़ा है और वो ये आ रहा है। मैथ्स से ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं ढंग से पढ़ रखी और कोई ट्रिक लगा रखी है, तो मुझे साइन कॉस टैन के वो फॉर्मूले ही नहीं याद, या मुझे कुछ उनके रिलेशन ही नहीं पता, तो मैं कैसे समझ गया हूँ, नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए, सारे सवाल थोड़ी ना करने हैं। 200 में से जितने मार्क्स 200 में से 200 नंबर ला के कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। बेकार तो सीधे पीछे पड़ जाए, क्या फायदा, तो उसमें दूसरा 190 आए थे, हो जाता है ऐसा। लोग हैं 200 में से 180 90 आए, सीधे पीछे पड़ जाते, कैसे आए भाई, ठीक है। इतना नंबर क्या, पिछले पेपर से ना देखिए टीयर 1 से, उससे पहले पेपर देखिए जब कट ऑफ 84 आई थी, जब मैंने शुरू करी तैयारी 12 दिसंबर 2013 से मैंने शुरू करी, तो कट ऑफ कितनी जा रही थी, 84 जा रही थी, 90 जा रही थी, ऐसे कट ऑफ जा रही थी। करते करते अभी पीछे 137 भी नहीं चल रही थी, तो उस 137 वाले को छोड़ दीजिए, वो एक ठीक है अपवाद था, रीजन भी कि वो पेपर पहली बार ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है, तो पेपर इजी आएगा। अब उतना पेपर इजी भी नहीं आएगा, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो पेपर जो है अब नेक्स्ट वाला इतना इजी नहीं आएगा, जो 137 वाला जो आया 20 का रहेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियसली तैयारी करी तो आप उसको कर लेंगे, और किसी भी सवाल के साथ जिद नहीं करनी, किसी सवाल के साथ विशेष प्रेम नहीं करना कि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ DU का,
ठीक है, तो मैंने सवाल उठा लिया परसेंटेज का। परसेंटेज बहुत ही बेकार का टॉपिक है, ये तो बच्चे करते हैं। अब वहाँ सवाल नहीं लग रहा, मेरे साथ हो गया ऐसा। पहला सवाल था Q2 में परसेंटेज का सवाल था, मेरा गलत हो गया सवाल। करते करते मुझे लग रहा था कि सवाल में कहीं गड़बड़ हो रही है, और मैंने गलत, सबसे बढ़िया बात ये होती है जो गलत जवाब होता है वो ऑप्शन में जरूर दिया होता है। तो ये गड़बड़ हो जाती है। आपको जैसे ही मैथ होगा अरे आंसर ठीक आगे चले, आपने कहा वापिस आना उस क्वेश्चन पे, टाइम नहीं होता वापिस आने का सवाल पे। ठीक है, तो ऐसा ना करें, किसी क्वेश्चन से विशेष प्रेम ना करें। आपको लग रहा है, मेरी तो ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर 3-4 लाइन से बड़ा है सवाल तो देखते छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो, मतलब पढ़ना नहीं। अब अभी 100 सवाल आ रहे हैं प्रेजेंट पैटर्न पे, 100 सवाल आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, ऑनलाइन हो रहा है। देखिए कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं रहते, बट अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसे फॉलो करिएगा। 10 दिन में आप नाम पे जा सकते हैं। ठीक है, पेपर को हमारे साथ कई बार हुआ है, हम लोगों से कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने पेपर किया, शुरू किया, और हम 1 से शुरू करा, हम 50, 65, 70 तक पहुँचे, 30 सवाल छूट गए। वो नहीं हुआ ऐसा, होता है ना ऐसा। तो जब हम घर आते देखेंगे बाकी 30 सवाल, अरे ये तो इतने आसान थे, पहले वाले तो इतने टफ थे कि मैं उलझ गया उसमें। मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ, पेपर खराब हो गया भाई साहब, 1 साल की मेहनत खराब हुई आपकी। ठीक है, कुछ लोग फिर अब जो किसी के साथ हो जाए ऐसी घटना घट जाए, अब वो क्या करते हैं, उल्टा शुरू करो, उल्टा शुरू करो। आप पीछे 30 तक पहुंची, पता लगा कि इस बार पहले सवाल ही नहीं। तो फिर गए, अब क्या करोगे, 20 से शुरू करेंगे। इसके लिए क्या करना है, मुझे जो लगता है, जो मैंने हमेशा बनाई ये बात कि आप पेपर को राउंड वाइज करें, क्योंकि 60 मिनट का पेपर है। पहले तो मैं कहता था कि 3 राउंड ले जाएं, ठीक है, अब 3 राउंड तो नहीं हो सकते, प्रेजेंट पैटर्न पे 2 राउंड में निकालते हैं। इसका फायदा क्या है, देखिए जैसे पहला सवाल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अगर पहले 4-5 सवाल आपके सामने आए और वो नहीं आते हुए कॉन्फिडेंस एकदम से डिप करता है, एकदम से आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो कि अरे यार खराब हो गए, तो पेपर बहुत टफ है, ये समझ नहीं आ रही, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। ठीक है, तो राउंड पेपर को सोचे कि मेरे को पहले राउंड में, अगर मान लो मैं मॉक टेस्ट में 100 में से 80 सवाल लगा लेता हूँ, अब मेरे को पेपर में 80 में से 30 सवाल जो है पहले राउंड में करने हैं। पहले राउंड में मतलब कि देगा 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, 5वां है, 5वां किया, ठीक किया, सिलेक्ट किया, आगे चलते गए। इसमें एक चीज़ और होती है कि कलर चेंज होते जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता लग रहा कि मैंने कौन से कर दिया है, कौन से छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, कलर चेंज होते जाता है, आपको पता लगता है। पहले राउंड में आप इजीएस्ट 30 या 40 निकाल देंगे, इजीएस्ट 30-40 निकाल देंगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यार वो बड़ा आसान सवाल था वो छूट गया, या मैं क्या पता उस वाले सब्जेक्ट से शुरू कर लेता, उस वाले सब्जेक्ट से शुरू कर देता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, तो आपको मॉक टेस्ट 2-3 दो, उसमें पता लग जाएगा कि सही है या सही नहीं है। जी क्या कहते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, बट इजी और टफ के लिए तो फिर उसके टाइम वेस्ट होगा नहीं। जो बात ऐसी है कि जो जीएस के सवाल है, ठीक है, वो तो देखते ही पता लग जाता है कि यार है या नहीं है। मैंने बताया, आपको लग रहा है कि 3-4 लाइन से पढ़ा है, तो बिना पढ़े छोड़ दो, हो सकता है आपको आता भी है, तो कौन सा पेपर में छोड़ना, छोड़ देना है बस। अब अगर आप हिसाब लगाओगे कि जो मैंने पढ़ के सवाल छोड़ दिए, ठीक है, और मान लो मैंने शुरू किया और मैं पहुंच ही नहीं पाया, बाद में आसान थे, तो जो घाटा ज़्यादा है वो उस वाले में 30 सवाल डायरेक्ट छूट गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, आप रियलाइज कर लेंगे। मेरे को लगता है अगर 150 बच्चे बैठे हैं तो 140 प्लस लोग ये रियलाइज कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, और सही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लीजिए। बट इस बारे में फायदा ये होता है कि ईजीएस्ट आप निकाल लेते हैं, पहले ईजीएस्ट सवाल निकाल लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अगर मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट में 50% पेपर खत्म कर दिया, जो मैं सोच के गया था 80 सोच के गया था, 40 लगा दिए, तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। 1 घंटा, जो 1 घंटा होता है ना, जो शाहरुख खान ने कहा था ये 75 मिनट कोई नहीं छीन सकता आपसे, ये बात सही है कि ये 1 घंटे में जो आपकी प्रिपरेशन है, यू कैन नॉट बिल्ड अ रेप्यूटेशन अबाउट व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में करने वाले हो उससे कभी रेप्यूटेशन नहीं बनती है, रेप्यूटेशन उसी से बनती है जो आपने अब किया। तो आपने 6 महीने में जितना पढ़ाई करी, अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करा उस 1 घंटे में, तो कोई फायदा नहीं है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसका एक कारण ये भी है कि लोग नहीं समझते कि हमारी मिस्टेक कहाँ है। अब जैसे पेपर हो जाता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आजकल इंस्टीट्यूट इतने हो गए कि पेपर खत्म होते ही 2 घंटे में की आ जाती है, पेपर सारे सवाल आ जाते हैं। अब लोग लगे हैं कि अच्छा मेरे 85 नंबर बन गए और मेरा इस वाले इंस्टीट्यूट से मैच कर रहा है, तो हाँ इसकी कट ऑफ गलत है, ये वाली कट ऑफ सही है, क्यों पूरी मेरे नंबर मैच कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ ही मत करिए, अपने नॉर्मल नंबर लगाइए। आपको लग रहा है देख लो कि हाँ कट ऑफ में इतना आ रहा है, ठीक है, अब आपने तैयारी करी तो आप कट ऑफ को देखोगे, आइडिया कितना कट ऑफ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कि जिस रिसोर्स को मैं फॉलो करते गया,
मान लो मैं आज खड़ा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया 6 महीने कुछ, ठीक है, और जो मैंने बुक्स फॉलो करी, क्या उसमें से आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। आप किरण पढ़ के गए और किरण में से नहीं आया, उस लेवल के सवाल नहीं आए, बहुत टफ सवाल आ गए, ठीक है, तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। आपको लगा कि हाँ मैक्सिमम टाइम यही लगेगा, क्योंकि एसएससी कोई अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम नहीं है, एसएससी नहीं है। एसएससी के पूरे क्वेश्चन भी कितने हैं, 10-12 हज़ार सवाल है, 15,000 उसी को घुमा घुमा के देखे जाते हैं, राम को शाम कर देते हैं, सीता को गीता कर देते हैं। ग्रामर के सवाल, आप कितने ग्रामर के सवाल पूछोगे, कितने वही रूल्स कितने हैं, अजय कुमार सिंह उठाओ सारी पे डालो, आपको लगेगा कि सवाल है ही नहीं कोई डिफरेंट। कितने डिफरेंट करेंगे, कितने डिफरेंट, और ज़्यादा डिफरेंट कर नहीं सकते, क्योंकि यार क्या इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर थोड़ा भर्ती कर रहे हो, कितना डिफरेंट, यूपीएससी थोड़ा बनाना है, ठीक है, क्लर्क चाहिए उनको यार बेसिकली, बिल्कुल ऐसे इंस्पेक्टर ये नहीं कि इंस्पेक्टर बन गए तो डंडा लेके घूम रहे हो इंस्पेक्टर बन गए, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल काम है बिल्कुल, ठीक है। आप पोस्ट रेफरेंसेस के लिए कह रहे थे सर कि पोस्ट रेफरेंसेस के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेंटर दिखाएं पेपर करते समय कोई विशेष, अच्छा आप अगर वो राउंड वाइज आपको सही नहीं लगा, मेरी बात नहीं लग रही भाई साहब, तो एटलीस्ट किसी क्वेश्चन पे अटके ना, विशेष प्ले ना करें। रीजनिंग में खासकर होता है कि आपने लॉजिक लगाना शुरू किया, एंड तक पहुंचे, मैच ही नहीं कर रहा आंसर, छोड़ दो यार, ज्यादा टेंशन मत लो, 1-2 सवालों पे अटक गए, अगले 10 सवाल खराब होते हैं, क्यों? टाइम की वजह से और कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से, ठीक है। तो जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और मैथ्स, सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है, इंग्लिश और मैथ्स। किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता, किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं होता, मेरे दोनों ही एवरेज थे, ठीक है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा वर्क करते हुए रियलाइज हो गया कि इंग्लिश को मैं बाद में उठा लूँगा, मैथ्स में मेरे को फोकस करना है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स भी थी मेरे पास, बट मेरे मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो कोई जादू की कुड़िया तो है नहीं कि खिला दिए हो गए, ठीक है। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कि मैंने आज तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है वो प्रोबेबली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पढ़ा है। मैंने किसी ने मुझे बता के दिया कि देखिए ये फॉर्मूला है, लगा देगा आंसर आ जाएगा, नहीं, मैंने कहा छोड़, पहले समझ लिए मुझे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं बार बार उस तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने एक गलती ये करी अपनी लाइफ में पिछले 5-7 साल में मैथ्स पढ़ते समय, कि ऑब्जेक्टिव तरीकों को मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे करना ये चाहिए था कि मुझे वो भी समझ लेना चाहिए था, कॉन्सेप्चुअली कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मैंने इग्नोर कर दिया। अब एकदम से ऑब्जेक्टिव सवाल आना में से हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो एक मेरी गलती वो रह गई। तो आप देखिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ रह रही है। तो अपने आप को, अपने दिमाग को ऑब्जेक्टिव तरीकों पे फोकस करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, Tier 2 भी देंगे, ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट ईयर ना देना पड़े Tier 1। तो पेपर जब क्लास चल रही है, घर में पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिक्स होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं कि सवाल ऐसे ही होता है, सवाल आते ही हैं ऐसे। तो आप उनको रूल बुक में लिख लें। मेरे पास समय नहीं था रूल बुक बनाने का, तो मैं क्या करता था कि मैं अपने रजिस्टर के पहले 10-12 पन्ने खाली छोड़ देता था, और जब वो कोई ट्रिक आई, कोई तरीका फॉर्मूला आया, उसको वहाँ लिख लिया, बेसिक से बेसिक भी लिख लिया। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के पागल हो चुका हूँ, उसके बाद भी वो लिख लिया। क्यों? अगर 2-3 हफ्ते भी किसी टॉपिक से आपको तक छूटता है ना, तो ट्रिक दिमाग से निकल जाती है, होता नहीं होता, ट्रिक निकल जाती है, और महीना 1.5 महीना जाओ तो टॉपिक साफ हो जाता है भाई साहब। आपको लगता है कि क्या था, 25% यहाँ कम करना था, ये बढ़ाना था, तो परसेंटेज से सवाल गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो रूल बुक बनाएंगे, छोटी से छोटी चीज़ लिख लेंगे। मान लो परसेंटेज पढ़ाया, तो परसेंटेज पे आपके पास 1.5 से 2 पेज का राइटर तैयार होना चाहिए। उसका फायदा ये कि एग्जाम में जाने से पहले एकदम से आप उसको देख सकते हैं, पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट Tier 2 के लिए कर लें। और अभी क्या करें, 10 दिन में एक बार फटाफट नोट्स खोलें और हाईलाइटर ले लें, जहाँ जहाँ फॉर्मूले दिखें, जहाँ जहाँ ट्रिक्स दिखें, उनको हाईलाइट करते चलें, और एग्जाम में जाने से पहले वो हाईलाइट देखें। मैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, जैसे जो मेरा रजिस्टर था, आप रजिस्टर देखेंगे ना, तो उसमें ऐसे कम से कम तो 25 लगे हुए हैं। रजिस्टर कम दिखता है, ये ज़्यादा फ्लैग ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं ढूंढने लगा हाईलाइट वाला तो बहुत समय बर्बाद हो, तो मैंने फ्लैग लगा लिए कि हाँ भाई ये पेज जो है पूरा पढ़ना है। तो ऐसा मैथ्स का आइडेंटिफाई कर लें, मेन में एटलीस्ट 4-5 टॉपिक में कर लें। समय कम है तो ज़्यादा समय भी बर्बाद ना करें कोई नई चीज़ करने में। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, 5 चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए। अगर कमांड नहीं है तो कुछ तो फॉर्मूले याद कर लें। ज्योमेट्री के इतने बेसिक सवाल आते हैं कि बेसिक फॉर्मूले याद होंगे, मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले याद होंगे, सवाल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय होना चाहिए, वो समय आप रीजनिंग से निकालें, इंग्लिश से निकालें, जीएस से निकालें, सवाल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या ठीक भी है तो एकदम एंड के लिए मैथ्स को ना रखें। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है
कि मैथ्स को अगर एंड के लिए रख देते हैं ना, एंड में टेंशन बहुत होती है, सवाल गलत हो जाते हैं, 3 into 3 आदमी 6 कर देता है, बहुत हो जाता है ऐसा। कि अगर थोड़ा सा अपने आप को बता दें कि 60 मिनट में अगर मुझे मैथ्स को 20 मिनट देने हैं, तो वो 10 मिनट के बाद वाले 20 मिनट हैं मेरे, मतलब 10 मिनट से 30 मिनट तक तो मैं करूँगा, ठीक है। तो मैथ्स को अगर कोशिश करें एकदम बाद में ना रखें, टेंशन हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ, अच्छा एक प्रॉब्लम आजकल बहुत आ रही है, सिस्टम नहीं चलता। एक हम काम ये भी करते हैं, अगर हम सेंटर में, जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो हम होटल कस्टमर बन जाते हैं कि अरे सर ये पंखा नहीं चल रहा सही, या जहाँ मैं बैठा हूँ ये सीट ऐसे ऐसे हिल गई है। ज़्यादा पंखे वाली ना करें। जो बंदा पेपर ले रहा है 2-3 बार उसने सेशन करा दिए, वो भी थका बैठा है, ठीक है, एक चाय समोसा पे कुछ 100-200 रुपये 300 रुपये के लिए वो सेशन कंडक्ट करवा रहा है, परेशान है वो, उसको क्यों परेशान करें। जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट करें, यानी यार प्रॉब्लम को छोड़ दें, सॉर्ट आउट करें। अभी मैं पिछली बार पेपर देने गया तो वो क्या फोर्स कर रहे हैं हमको कि जो अपनी चेयर है ना बिल्कुल टेबल से लगा लो। अरे अगर टेबल से लगा लो अपने पैर कहाँ जाएंगे भाई, ठीक है। अब लोग मेरे साथ वाला था, कुछ बैठने लगा कि सर मैं नहीं लगाऊंगा, आप जो करना है कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं लगाओगे तो मैं बार बार यहाँ से जाऊँगा, आपकी चेयर अंदर करवाऊंगा, क्यों पंगे ले रहे हो। अपना काम मेंटेन करना है। अब सिंपल सी बात थी, मैंने क्या किया, वो गया तो मैंने चेयर पीछे कर ली। अब बार बार थोड़ी ना आ रहा है मेरे को, आप ऐसे पंगे लोगे तो बार बार देखने आएगा, आप पेपर करोगे उसको उससे निपटोगे। तो होटल कस्टमर नहीं बनना, अपना गए प्यार मोहब्बत से देख लिया और अपना पेपर स्टार्ट किया। एक प्रॉब्लम और आ रही है, सिस्टम रुक जाता है, जहाँ साथ के साथ कई बार सिस्टम रुक गया। एक बार एसएससी में तो नहीं हुआ, कोई और पेपर दे रहा था, मेरा सिस्टम 3 बार रुका और पूरे हॉल में किसी का सिस्टम नहीं रुका, किसी का नहीं रुका, मेरा 3 बार रुक गया। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पहली बार सिस्टम रुका, 10:30 बजे सिस्टम रुका और मान लो मुझे दूसरे सिस्टम